हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने। जैसे कि हम अभी तक जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे उसमें हमने सिर्फ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी की बात की थी और कंटिन्यूटी जो चैप्टर है ये खुद में ही एक बहुत समझने वाला चैप्टर है, ना कि बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाला चैप्टर है। अगर आप समझने की बात करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है, जैसे कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करें, वहां पे तो चलो हम लिमिट वगैरह निकाल लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे और सॉल्व कर देंगे, बहुत आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में या कुछ ऐसे कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी हो गई, इन सब की जब मैं बात करता हूं ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है और सोचना पड़ता है। एनडीए के लेवल में आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, एक ही सवाल, एक या दो सवाल मैक्सिमम आएगा कंटिन्यूटी से, इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है कभी भी। तो डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बच्चे बोर्ड्स में हैं या जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूटी में थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है, फंक्शंस को थोड़ा सोचना पड़ता है और कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़नी पड़ती है। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको कंटिन्यूटी में ध्यान रखना पड़ता है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंटिन्यूटी में पकड़ और मजबूत हो, आप और अच्छे से पढ़ सकें, सुदृढ़ हो सके इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने ये देखा था कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं किसी पॉइंट पे, आज उसी की प्रॉपर्टी को हम बात करने जा रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो फंक्शन है एफ और जी। ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन हमको ऐसे मिल जाए जो कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाए, किसी x इक्वल टू ए पर कोई दो फंक्शंस कैसे हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट x इक्वल टू ए पर, तो हम उनके सम फंक्शन की क्या बात कर सकते हैं? क्या सम फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? क्या प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? क्या जो उनका कोशेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा? क्या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो भी कंटिन्यूअस होगा? इसकी बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि मान लो ये जो एफ एक्स मैंने लेट किया है, ये जो एफ एक्स है ये आपका साइन एक्स है। आपको इतना पता है कि साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूअस होता है पूरे पूरे रियल नंबर में। अगर मैं जी एक्स की बात करूं, जी एक्स को मान लो कॉस एक्स भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है पूरे पूरे रियल नंबर में। तो किसी एक पॉइंट x इक्वल टू जीरो पर ये दोनों कंटिन्यूअस है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है तो मैं k टाइम्स एफ एक्स की बात करूं तो ये भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अभी मैं सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? एट x इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखना जरा, साइन एक्स कंटिन्यूअस है जीरो पे, सबको पता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स, इस फंक्शन की बात करता हूं, ये के क्या है, कोई कांस्टेंट ही है, कोई कांस्टेंट है। तो एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स की अगर मैं बात करूं और पूछ लूं एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपको अगर साइन एक्स के बारे में पता है, साइन एक्स कंटिन्यूअस है, तो के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के कोई भी कांस्टेंट 5 6 7 1 2 1/2 कुछ भी कर दो, तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर कंटिन्यूटी में कोई चेंज नहीं आता, ये भी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? पक्का, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अब जरा सम फंक्शन की बात करते हैं। तो एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एक फंक्शन है, मान लेते हैं इसको एच एक्स कह देता हूं। एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बात कर, साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, जीरो पर बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पर। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस, तो जो सम फंक्शन होगा ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहां पे, एट एक्स इक्वल टू
जीरो पे, जीरो की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, अभी इंटरवल में अलग से बात करेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। इसी तरह से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। मतलब सम फंक्शन या फिर डिफरेंस फंक्शन जो है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गई बात। आइए आगे डिस्कस करते हैं जरा। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही एग्जांपल लेके चलते हैं। साइन एक्स भी एक्स इक्वल टू जीरो पर कैसा है, कंटिन्यूअस एट जीरो। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस एट जीरो। दोनों ही जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट फंक्शन भी कैसा होगा, ये भी प्रोडक्ट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो कभी कभी ये बहुत काम आएगा, जैसे आपको इंडिविजुअल फंक्शंस के बारे में पता होगा, लेकिन सम फंक्शन बना देगा, प्रोडक्ट फंक्शन बना देगा, कोशेंट फंक्शन बना देगा, पूछेगा वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स बात करते हैं, इसमें आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यही होगा हमारा एग्जाम्पल, यही चल रहा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो भी gx है ये जीरो नहीं होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए पर, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है मैंने, प्रोवाइडेड ga नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, बहुत सिंपल सा रीजन है कि भाई अगर ga जीरो हो गया तो दिस बिकम्स एन इनडिटर्मिनेट, वन अपॉन जीरो इज सम इंफिनिटी, इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगा फंक्शन, क्योंकि डिफाइंड नहीं होता है। तो बेसिक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि ga नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। तो ये बना क्या, आप देखोगे ना, ये tan x बना, और tan x का जो डोमेन होता है तो वैसे ही सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे वो डिफाइंड नहीं होता। तो वैसे भी ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकी हर जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां से मैं इसको कह सकता हूं कि tan x इज कंटिन्यूअस, tan x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर आर, माइनस क्या माइनस कर सकते हैं, 2n प्लस वन पाई बाई टू। मतलब सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, बेसिकली उस पर डिफाइंड ही नहीं होगा। कंटिन्यूअस की तो बात ही छोड़ देते हैं, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, जैसे पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, तो 1 3 5 7 ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर ये फंक्शन कैसा होगा, ना तो कंटिन्यूअस होगा, वहां पे डिफाइंड ही नहीं है, छोड़ो कंटिन्यूटी की बात ही छोड़ देते हैं वहां पे। क्लियर हो गई बात, अपने डोमेन में ये हर जगह कंटिन्यूअस। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े थोड़ा सा। तो यहां तक प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं कुछ फंक्शंस हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, एज इट इज आपको याद ही रखना है कि हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जितने पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल मतलब, पॉलिनोमियल याद रखिएगा, आपको पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं पता तो फिर तो बड़ी समस्या है ना। चलो देखो, इस टाइप का कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन, इस टाइप का कोई भी फंक्शन है तो वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। दिस इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, किसी भी पॉइंट पे पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, कहीं सोचना नहीं है, हर जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े थोड़ा सा। तो यही पहले लिखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन दियर डोमेन। देखो ये डोमेन मैंने लिख के अपने आप को बचा लिया बस, और कुछ नहीं किया। क्यों, क्योंकि डोमेन इसलिए लिखने से, अब जैसे tan x आया तो tan x सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइंड ही नहीं था। ठीक है, तो जहां डिफाइंड नहीं वहां बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे जनरली हर जगह tan x क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह से पूरे पूरे रियल नंबर में sin x cos x कंटिन्यूअस होते हैं। tan x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस, cot x अपने डोमेन में, sec स्क्वायर x और cosec x, sec x और cosec x ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर हो गई बात, जहां इनका डोमेन है वहां पे ये हर जगह कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गई बात।
अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप का होता है, जिसको नहीं पता, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये भी है, और इसको भी एक्सपोनेंशियल ही कहते हैं, ई की पावर एक्स। इसमें दो केस होता है, ए ग्रेटर देन 1 और ए बिलोंग्स टू 0 1, इसके बीच में होगा तो हम अलग ग्राफ बनता है, इसके बीच अलग ग्राफ बनता है। तो ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है पूरे पूरे रियल नंबर में, कहीं भी आपको सोचना नहीं, पूरे पूरे रियल नंबर में ये कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। बहुत समझ में आई। लोगैरिथमिक फंक्शन की बात करें अब, नेक्स्ट है लोगैरिथमिक फंक्शन, y इक्वल टू लॉग एक्स या एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए पर x। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है अपनी डोमेन में, और इसकी डोमेन होती है 0 टू इंफिनिटी। तो मैं कह सकता हूं कि log x इस इंटरवल में 0 टू इंफिनिटी पे कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं सर, हमें कैसे पता चलेगा कि log x कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हम कहां से जानेंगे। तो ये कोई मैं कहीं से नया नहीं कर रहा हूं। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितने फंक्शंस की मैंने बात की है, आप इस फंक्शन की बात करो, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, इसका मैंने एज इट इज ग्राफ आपको बनवा रखा है। अगर आपको नहीं पता, मैं फिर से ग्राफ बनवा देता हूं, देख लीजिए जरा। एक ये बनाया, देखना जरा। मैं आपको बनवा देता हूं फिर से, लेकिन आपको ग्राफ याद होना चाहिए। देखो, ये ग्राफ जो था, दैट इज द ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स जब ए ग्रेटर देन 1 है। ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो आप देखेंगे कहीं पर भी हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, पूरे पूरे रियल नंबर में कहीं पे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। तो ये जो ए की पावर एक्स का ग्राफ है, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरह log x की ग्राफ की बात करूं तो log x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। दिस इज y इक्वल टू log बेस a पर x, राइट। तो आप देखोगे कि ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो जीरो से इधर साइड, जीरो से राइट साइड में हर जगह डिफाइंड है। इसका मतलब जीरो से इंफिनिटी पर हर जगह कंटिन्यूअस। क्लियर हो रही बात। तो ये मैं कहीं नया नहीं लेके आ रहा हूं कि आपको लग रहा है कि सर आपको तो याद है, मुझे कैसे याद होगा। आपको याद नहीं करना है, अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको पहले से पता है, बट कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए कि हमेशा कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। तो अगर ऐसा फंक्शन आपको दिख जाए तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बट एक्स इक्वल टू 0 को छोड़ के, ठीक है। इसका भी ग्राफ आपको आना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं आता तो फिर समस्या है। देखो, एक और बना देते हैं आपके लिए ग्राफ। देखना जरा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। इसको जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं, y इक्वल टू 1/x का कर्व बना रहा हूं, ठीक है। ये कर्व ऐसा बनता है, ऐसा और ऐसा, ये दोनों तरफ, ठीक है। ना इस लाइन को कभी टच करेगा, ना इस लाइन को कभी टच करेगा, ना ये ऊपर कभी टच करेगा, ना इस साइड कभी टच करेगा। तो ये जो y इक्वल टू 1/x का कर्व है, देखोगे ये x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, 0 पर डिफाइंड ही नहीं है। तो 0 पॉइंट को छोड़ दे, अगर सिर्फ 0 पॉइंट को छोड़ दे तो बाकी हर जगह कंटिन्यूअस। अब देखो, 0 पे ही पेन उठाना पड़ रहा है, यहां से यहां तक आए, फिर 0 पे जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहां से। तो सिर्फ एक पॉइंट है x इक्वल टू 0 जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन इसका होता ही है r-0। क्या होता है, r-0, ये इसका डोमेन है। रेंज क्या होता है, रेंज भी यही होता है, r-0, ठीक है। तो डोमेन और रेंज इसका दोनों r-0 होता है। अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, ये डोमेन है इसका, ठीक है। तो अपने डोमेन में ये हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्लियर हुई बात। थोड़ा सा बैक आते हैं, चलो एफ एक्स इक्वल टू 1/x की बात हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एनडीए में सवाल भी पूछा है इस पे।
एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो फंक्शन है, इसके बारे में मैंने लिखा है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या होते हैं? वो सारे वैल्यूज जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे जितने नंबर्स हैं इन्हें पूर्ण संख्या भी कहते हैं। दिस इज इंटीजर। इंटीजर वैल्यूज जो हैं इन पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कौन सा फंक्शन? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये इस सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इस पर एक सवाल देखना, कौन सा सवाल आया है जो एनडीए में पूछा गया सवाल है, हम बात करते हैं, देखना जरा। ये सवाल है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसमें जरा समझने वाली बात है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, इसमें कुछ नया नहीं करना था। जिसको ग्राफ याद था वो तो 2 मिनट में कर लेता। ठीक है, चलो पहले मैं ग्राफ से समझा देता हूं आपको, बट इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताना है। देखना जरा, पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। चलो, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। सोचना, सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन ही करना होता है, कुछ नया नहीं करना होता। आप जरा देखना, ये पॉइंट है 0, पेन चेंज कर लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर आ जाओ -1, -2, -3, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो अब जरा बात करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर? 0 की वैल्यू 0 होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 की वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 की वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 की वैल्यू 0। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि देखो क्या होता है, कोई भी रियल नंबर लो, उससे छोटा, जैसे मैंने मान लिया 2.3, तो 2.3 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट आया। इससे छोटे 2.3 से जितने छोटे इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा? इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 2। 2 इज द आंसर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो 2 इज द आंसर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर हो रही है बात? इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया -3.4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब -3.4 देखो आएगा कहाँ? यहाँ -3 इसके बाद आएगा ना कहीं, तो इससे जो लेफ्ट वाला इंटीजर होगा वो आंसर होगा, तो इसका आंसर -4। क्लियर हो गई बात? कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसका आंसर ऐसे निकालते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा देखो जरा, चलो अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। देखना, ये पॉइंट 2 है हमारा, मैं बनाना चाह रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। कैसे बनेगा? देखना जरा, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने अभी लिखा ही था, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.1 का 0.1 सॉरी 0, 0.2 का भी 0, 0.99 का 0। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, देखना लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, ये जो लाइन मैंने बनाई 0 से 1 के बीच में जो लाइन बनाई, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 1। अगर 1 पे बात करूं, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.1 का 1, 1.2 का 1, तो 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 1 आएगा। 2 से 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ऐसे बनेगा। अभी एरो का मतलब समझाते हैं, 3 से 4 के बीच में जिनका उनका 3, इसी तरह से 0 से -1 के बीच में -1, यहाँ पे -2, ऐसे ही बनता है ग्राफ इसका, -3। ये जो ग्राफ आपके सामने बन गया, ठीक है, ये देखो हर जगह मैंने एरो लगाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरो? एरो का मतलब होता है कि 1 पर वैल्यू यहां डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं, ऊपर डिफाइंड है। जहां जहां एरो लगा है वहां वहां वैल्यू डिफाइंड नहीं है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 0 नहीं होता, यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना होगा, 1 होगा। तो ये था पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ को बनाते समय हर इंटीजर पॉइंट पे मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। देखो 0 पे उठाना पड़ेगा, फिर 1 तक नहीं उठाना पड़ेगा, 1 पे फिर उठाना पड़ेगा, 2 पे फिर उठाना पड़ेगा, 3 पे फिर उठाना पड़ेगा, 4 पे फिर उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सारे इंटीजर पॉइंट्स पे फंक्शन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो सारे इंटीजर पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट। इसका मतलब जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उनका एक सेट बना दो। तो इसका क्या क्या सेट बनेगा, सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, देखना जरा। जो सेट हम बनाएंगे वो सेट ऐसा बनेगा, मान लो डिसकंटिन्यूटी का सेट है, मैं डी सेट बना रहा हूं, तो इसके अंदर +-1 +-2 +-3 +-4 ये सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे, जीरो भी आएगा, ठीक है। तो जीरो भी आ जाएगा इसके अंदर, देखना जरा, जीरो भी आएगा, +-1 प्लस, ये सारे पॉइंट्स आएंगे ना, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो डी सेट है इसके बारे में पूछा था कि डी सेट कैसा सेट है। तो क्या ये फाइनाइट सेट है, नहीं। क्या ये सिंगलटन सेट है, नहीं। क्या ये नल सेट है, नहीं। तो ये कैसा सेट है, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, द आंसर। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मतलब ये अच्छा वर्ड नहीं होता, इनफाइनाइट सेट इज नॉट अ गुड वर्ड, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों सेट थ्योरी में मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट अ टर्म काउंटेबल सेट, ठीक है, काउंटेबल सेट। बट आप लोग इनफाइनाइट और काउंटेबल में फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड काउंटेबल, राइट। तो क्या इनफाइनाइट सेट, एवरी इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल, या कोई भी इनफाइनाइट सेट काउंटेबल नहीं होगा, एवरी इनफाइनाइट सेट इज अनकाउंटेबल। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके दिमाग में आएंगे, फिर इस वजह से उन्होंने अवॉइड किया, ठीक किया, अच्छी बात है। बट 12th लेवल में आपको ये समझना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल सेट एंड इनफाइनाइट सेट। किसी दिन समझा देंगे, अच्छे से आपको बता देंगे। वैसे सेट थ्योरी में मैंने शायद बताया ही होगा, अपनी क्लास में मैं सब बच्चों को बताता हूँ। मतलब समझ लो डिफरेंस क्या है, काउंटेबल क्या है, इनफाइनाइट क्या है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, एक ओपन इंटरवल लो ए बी और फिर एक क्लोज्ड इंटरवल लो ए बी, दोनों ही इंटरवल में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो देखो ओपन इंटरवल को जरा जूम करो, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 0 1, राइट, और एक नंबर लाइन बनाता हूं आपके सामने, देखना ये हमारी नंबर लाइन, राइट। ये हमारा पॉइंट 0, सॉरी ये पॉइंट 1, 0 और 1। आप देखना जरा, आपको लग रहा होगा इसके बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, इसके बाद आ जाओ 0.8 0.9 और फिर यहाँ पे 1। चलो बना देता हूं आपके लिए, ये 1, ये 1 हो गया, ठीक। आप देखना जरा, समझना इस चीज को, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर 1, राइट ना। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा ये 0 और 1 के बीच में ये एलिमेंट्स। अब अगर इसी को मैं जूम करूं, देखना जरा, इसको पूरे को जूम करूं, और बड़ा कर दिया मैंने, ऐसे ही, ऐसे देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको। अब बताओ 0 और 1 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, ये 0 और 1 के बीच में अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, किसकी, इसको मिटा ही देते हैं, देखो चलो अब दिख रहा होगा क्लियर। 0 और 1 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं इसके बारे में अगर सोचना है हमें, तो देखो 0 और 1 के बीच में इतने तो 9 दिख रहे हैं, बट 0 और 0.1 के बीच में फिर 9 होंगे, फिर 0 और 0.01 के बीच में भी होंगे। तो यहां से यहां तक इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, कितने, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं।
बट जीरो को जरा ऑब्जर्व करो, मैंने इसको जूम इसीलिए किया है, इस जीरो को जरा ऑब्जर्व करो। कैसे ऑब्जर्व करोगे, देखना, जीरो के इस साइड ये हमारा राइट हैंड साइड मान लो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये जो मैंने डार्क कर दिया है ये मेरा है राइट हैंड साइड, और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूं, ओपन इंटरवल का मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर जीरो नहीं है, इस इंटरवल के अंदर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, बट जीरो के राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हैं सब है इसके अंदर, जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस इंटरवल में जीरो नहीं है और वन भी नहीं है, ये वन भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो जीरो के राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब इसके अंदर हैं, वन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इस इंटरवल में। ये बात समझ में आ रही है सबको। जबकि वहीं क्लोज्ड इंटरवल की जब मैं बात करूं, जैसे मैं यहां लिख दूं क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, इसका मतलब है कि इसके अंदर जीरो भी है, वन भी है, और जीरो और वन के बीच में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सब है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे, देखो जब मुझे यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी किसी पॉइंट पे, जीरो पे तो चेक नहीं करनी क्योंकि जीरो एलिमेंट है ही नहीं। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, मैंने मान लिया जीरो के लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया 0.0001, इतना छोटा एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इससे भी छोटा एक नंबर मिल जाएगा 0.00000001, इतना छोटा, इससे भी छोटा मिल जाएगा। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कभी रुकेगी नहीं, आप देखोगे इतना कितना भी क्लोज आप जीरो के चले जाओ, जीरो पे तो पहुंचना नहीं है, जीरो पे तो पहुंचना ही नहीं है, तो जीरो के कितना भी क्लोज जाया जा सकता है, इसी तरह वन के कितना भी क्लोज जाया जा सकता है। मैं ये सिर्फ समझा रहा हूं कि जीरो और वन पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये हमको निकालना है। क्लियर हुई बात? आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। क्योंकि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, है ना। चलो, तो जब भी मैं बात करता हूं जीरो ए से बी इंटरवल में अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करता हूं ना, तो एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए बी। ओपन इंटर ए बी पे हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना जरूरी है, अगर किसी ओपन इंटरवल में हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूं ना, फिर देखना यहाँ पे, यहां क्या हो जाएगा, यहां पे सबसे पहला पॉइंट है कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी, ये बात। दूसरी बात है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अभी जो लिख रहा हूं इसको समझना बस। लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखना दोनों में अंतर कहां आया, सिर्फ इंड पॉइंट्स पे अंतर आया, क्योंकि यहाँ पे इंड पॉइंट्स थे ही नहीं, ए और बी पर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो हमें चाहिए इसके बीच में जितने पॉइंट्स है सब पे कंटिन्यूअस हो जाए। लेकिन जैसे ही क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया, अब क्या हुआ, अब ये हुआ, ये मान लो ए है, ये हमारा बी है, तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो ए के इधर लेफ्ट साइड में यहां तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, बी के राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो ए और बी पे जब कंटिन्यूटी चेक करोगे तो ए पर हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगी, राइट हैंड लिमिट मिलेगी, आर एच एल मिलेगी, एल एच एल तो मिलेगा ही नहीं, एल एच एल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसी तरह से बी पर जब इधर से आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आर एच एल नहीं मिलेगा, और सिर्फ क्या मिलेगा, एल एच एल मिलेगा, है ना। तो ए पॉइंट पे हमें आर एच एल मिलेगा, बी पॉइंट पे हमें एल एच एल मिलेगा, यही लिखा है मैंने। x इक्वल टू ए पर हमें क्या मिल रहा है, एल आर एच एल मिल रहा है, बी पर क्या मिल रहा है, एल एच एल मिल रहा है, और इन्हीं दोनों की वैल्यू हम एफ ए एफ बी के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए और बी पर। क्लियर हो रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर थोड़ा सा और सोचो कि ए और बी पर तो एल एच एल आर एच एल डिफाइंड ही नहीं है ना,
ए और बी पर पूरे पूरे फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है, सिर्फ ए पॉइंट की बात करूं तो ए के लेफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा, बी के राइट में कुछ नहीं मिलेगा, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एलएचएल कैसे निकालोगे फिर? इसके राइट में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे आरएचएल कैसे निकालोगे? तो वहां पे वन साइडेड लिमिट की बात करते हैं, ये वन साइडेड लिमिट है। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ आरएचएल निकाला है, एलएचएल की बात ही नहीं की। दिस इज वन साइडेड लिमिट एफ ए के बराबर हो जाए, वन साइडेड लिमिट एफ बी के बराबर हो जाए, तो हम ये कह देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है ए और बी पर। ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, तब हम कहेंगे फंक्शन पूरे क्लोज्ड इंटरवल में कैसा है, कंटिन्यूअस। क्लियर हुई बात? होप करता हूं कि आपको ये कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल तक अभी तक समझ में आ गया हो। ठीक है, एक टॉपिक और बचता है इसमें, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।